ग्रे फाल्कन को बाहर निकालने का रास्ता ढूंढ रहे सिद्धार्थ को वहां लगी एक रेड बटन दिखाई दे गई थी और उसने उस रेड बटन को प्रेस कर दिया था। जैसे ही सिद्धार्थ ने उस रेड बटन को प्रेस किया कि वो कमरा ऐसे हिलने लगा मानो वहां पर भूकंप आ गया हो। पहले तो उस कमरे को हिलता देखकर सिद्धार्थ डर गया था, लेकिन जब उसने वहां दीवार पर एक घड़ी जैसा कुछ देखा और उसके ऊपर चल रहे नंबर्स देखे, तो उसे उस कमरे के हिलने का असली सच पता चल गया था। वो कमरा कोई कमरा ना होकर एक लिफ्ट थी जो अंडरग्राउंड बनाई गई थी। अगर सिद्धार्थ उस वक्त इस कमरे में ना होता तो सुखी इसी लिफ्ट से भागता। चूंकि उस समय सिद्धार्थ भी वहां था, ऊपर से लिफ्ट की छत में छेद भी हो गया था, इसलिए सुखी की हिम्मत नहीं हुई यहाँ आने की और फिर बाहर निकलने के चक्कर में वो एसटीएस के हत्थे चढ़ गया था। ये कमाल की चीज बनाई है इन लोगों ने, सिद्धार्थ ने वहां बेहोश पड़े ईगल गैंग के मेंबर्स की ओर देखते हुए कहा। पहले इसे रुकने दो, देखो ये कहां जाकर रुकती है, उसके बाद ये कमाल है या मालामाल, फिर बोलना। पता चले इससे बाहर निकलने के बाद हम किसी नई मुसीबत में फंस गए। गुल्लू ने सिद्धार्थ को जवाब देते हुए कहा और उसका जवाब सुनकर अब की बार सिद्धार्थ चुप हो गया था, क्योंकि गुल्लू ने जो कहा था वो बात 16 आने सच थी। इधर कुछ देर पहले सिद्धार्थ ग्रे फाल्कन और गुल्लू के साथ उस कमरे से बाहर निकलने के लिए परेशान हो रहा था। ठीक उसी वक्त भीम सिंह ने बैकअप के लिए आए हुए एजेंट्स और आस पड़ोस में रहने वाले लोगों की सूचना पर आई हुई पुलिस की मदद से ईगल गैंग के ऊपर पूरी तरह से काबू कर लिया था। अपने आप को पूरी तरह से घिरा पाकर और सुखी के पकड़े जाने की सूचना मिलने के बाद ईगल गैंग के मेंबर्स ने सरेंडर कर दिया था। इस गोलीबारी में ईगल गैंग के कम से कम 5 लोग मारे गए थे। उसके साथ साथ एसटीएस के भी कुछ एजेंट्स घायल हुए थे। एक गोली भीम सिंह को भी लगी थी, क्योंकि उसने अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट कृतिका को पहना दी थी, लेकिन उसका घाव इतना बड़ा नहीं था। अभिमन्यु और गुरबचन भी वहां आ चुके थे। पहले एसटीएस के एजेंट्स ने उन्हें रोका, लेकिन जब कृतिका ने उन्हें बताया कि वो दोनों उसके साथ हैं, तो भीम सिंह के कहने पर उन्हें अंदर आने दिया गया था। उनके साथ वो जंगली बिल्ला भी था जो बिसलपुर से उनके साथ आया था। एसटीएस के एजेंट्स ने ईगल गैंग के मारे गए सिपाहियों की लाशें उठानी शुरू कर दी थी। तभी उनकी निगाह वहां पड़ी एक लाश के ऊपर चली गई थी। उस लाश को देखकर यह पता चल रहा था कि उसे बिल्कुल पास से गोली मारी गई है। वो लाश कश्यप की थी। एसटीएस के एजेंट्स ने उसे उठाकर पॉलीथीन में पैक करना शुरू कर दिया था। तभी उन्हें अपने पास धरती हल्का सा हिलती हुई महसूस हुई। ये वो वक्त था जब सिद्धार्थ ने उस लिफ्ट को स्टार्ट किया था। चूंकि वहां पर कई सारी गाड़ियां आ जा रही थी और उसके साथ साथ लोगों का भी जमावड़ा था, इसलिए उन लोगों ने जमीन के हिलने वाले इंसिडेंट को इग्नोर कर दिया था और अपने काम में लग गए थे। मीडिया में यह खबर जोरों शोरों से चलने लगी थी कि एसटीएस के द्वारा जानवरों की तस्करी के लिए बदनाम ईगल गैंग को दबोच लिया गया है। यह खबर पूरे राजस्थान में फैल चुकी थी और कौतूहलवश लोग वहां इकट्ठा होने लगे थे, क्योंकि मीडिया में यह भी बताया जा रहा था कि कुछ ऐसे जानवर भी मिले हैं जो भारत में देखे भी नहीं गए हैं, इसलिए लोग उन्हें देखने के लिए इकट्ठा होने लगे थे। उधर ये सारी खबरें चल रही थी और दूसरी तरफ सिद्धार्थ, जिसने इन गैंग के पकड़े जाने में मुख्य भूमिका निभाई थी, वो उस लिफ्ट में बैठा हुआ कहीं जा रहा था। करीब 1 किलोमीटर चलने के बाद वह लिफ्ट रुक गई थी और उसके ऊपर का दरवाजा खुल गया था। सिद्धार्थ गुल्लू और ग्रे फाल्कन को लेकर उसी रास्ते से बाहर आ गया था। यहां से यह भी साफ हो चुका था कि ग्रे फाल्कन को उसी रास्ते से अंदर ले जाया गया था। जब सिद्धार्थ ने उस लिफ्ट से बाहर निकलकर देखा तो अपने आप को एक सुनसान पहाड़ी के पास खड़ा पाया, जहां पर इंसान तो क्या, किसी जानवर के भी होने का कोई नामो निशान नहीं था। उनके बाहर निकलते ही उस लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया था और वो वापस चली गई थी। ये हम लोग कहाँ आ गए गुल्लू भाई? सिद्धार्थ ने गुल्लू की ओर देखते हुए सवाल किया। अजीब इंसान हो यार तुम सिद्धार्थ, हर सवाल मुझसे ऐसे पूछ रहे हो जैसे मैं टूरिस्ट गाइड हूं और मुझे सब मालूम है। गुल्लू ने सिद्धार्थ के ऊपर चिल्लाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर उस ग्रे फाल्कन को हंसी आ गई थी। उसको हंसते देखकर सिद्धार्थ झेप गया था। गुल्लू ने नए दोस्त के सामने सिद्धार्थ का मजाक जो उड़ा दिया था। अब तुम गाइड हो या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इसका पता तुम्हें लगा सकते हो
कि हम हैं कहाँ। सिद्धार्थ ने गुल्लू की ओर देखते हुए कहा। कैसे? गुल्लू ने सवाल किया। इस पहाड़ी पर चढ़ो और देखो कि जहां से हम लोग आए हैं वो किधर है। सिद्धार्थ ने गुल्लू से कहा। मैं यार कोई पर्वतारोही हूं जो इतनी ऊंची पहाड़ी पर चढ़ने को कह रहे हो। गुल्लू ने तुनकते हुए जवाब दिया और फिर ग्रे फाल्कन की ओर देखते हुए कहा, इनसे कह दो इनके पंख आखिर किस दिन काम आएंगे। वो ग्रे फाल्कन को उड़कर जाने के लिए कहना चाह रहा था। हालांकि गुल्लू ने कोई गलत बात नहीं की थी। ग्रे फाल्कन उड़कर यह पता लगा सकता था कि लिफ्ट ने उन्हें किस जगह लाकर छोड़ा है और उन्हें किधर जाना है, लेकिन उसके पंखों में चोट लगी होने के कारण वो उड़ नहीं सकता था। क्या पागलों जैसी बातें करते हो यार तुम। उसे चोट लगी है, वो कैसे उड़ेगा। सिद्धार्थ ने गुल्लू की तरफ देखते हुए कहा, तो फिर खुद जाकर देखो, मैं बहुत थक गया हूं। गुल्लू ने सिद्धार्थ से कहा और फिर जाकर उस ग्रे फाल्कन के ऊपर लेट गया था। सिद्धार्थ को गुल्लू के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने गुल्लू को कुछ कहा नहीं बल्कि खुद ही पहाड़ी पर चढ़ना शुरू कर दिया था। सिद्धार्थ जब उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहा था तब उस वक्त उसे अपने गांव की याद आ रही थी। कैसे वो पहाड़ों पर जाकर मशरूम काटा करता था, कैसे वो अपने जानवरों के लिए चारा लेकर आता था, अपने खेतों में जाकर फसल की बुआई करना, पहाड़ों से गुल्लू के साथ सब्जियां और ताजे ताजे फल लाना, ये सब उसे याद आ रहा था। उसकी जिंदगी इतनी तेजी से बदली थी कि उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे ये सब हुए कई वर्ष बीत गए हैं। डोंट वरी सिद्धार्थ, सब कुछ फिर पहले जैसा ठीक हो जाएगा, सिद्धार्थ ने अपने आप से कहा। तब तक वो पहाड़ी के शिखर पर पहुंच चुका था। उसने चारों तरफ नजरें घुमाई तो उसे अपने से करीब 900 मीटर दूर वो हवेली दिखाई पड़ी जहां से वो लोग आए थे। वो लोग जिस पहाड़ी से घुसे थे वो पहाड़ी हवेली के उस पार थी और ये पहाड़ी हवेली के इस पार थी। सिद्धार्थ समझ गया कि वो उल्टी दिशा में आ गया है, इसलिए उसे अब पीछे जाना होगा। इसलिए वो पहाड़ी से नीचे उतरने लगा था। इधर सिद्धार्थ पहाड़ी से नीचे उतर रहा था, दूसरी तरफ भीम सिंह अपने साथियों के साथ उस कमरे में पहुंच गया था जहां पर पेमा उर्फ अजय प्रताप सिंह को बंधक बनाकर रखा गया था। पेमा की हालत देखकर उसकी एजेंसी के सभी साथियों की आंखों में आंसू आ गए थे। उसका शरीर जगह जगह काला दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया गया हो। भीम सिंह ने अपने साथियों की मदद से पेमा को स्ट्रेचर पर लेटाया और वहां से बाहर लेकर चला गया था। पुलिस की टीम, वन विभाग की टीम, मीडिया कर्मियों की टीम और स्थानीय लोग मिलकर अंदर कैद जानवरों को आजाद कर रहे थे। जो जानवर आजाद होते उनकी आंखों में एक अजीब सी खुशी दिखाई पड़ रही थी। अपने कमरे में बैठे चीफ के फोन पर फिर से मास्क मैन का कॉल आया और चीफ ने झट से फोन उठा लिया था। हाँ मास्क मैन, चीफ ने डरते हुए कहा। क्या वो आदमी जिसने रॉबर्ट को जान से मारने की कोशिश की थी वो भी उसी हवेली में था? मास्क मैन ने सवाल किया और उसके सवाल करते ही चीफ को तो जैसे झटका लग गया था। वो पेमा की बात कर रहा था और चीफ के दिमाग में अभी तक पेमा का ख्याल आया ही नहीं था। वो तो बस सुखी के पकड़े जाने से परेशान था। अगर उसके दिमाग में पेमा का ख्याल पहले आया होता तो वो अब तक कम से कम पेमा को मरवा ही देता। हाँ, था तो वहीं, लेकिन वो शायद उनके हाथ ना लगे। चीफ ने मास्क मैन को जवाब दिया। जिस आदमी को ढूंढने के लिए पूरी एसटीएस टीम ने राजसमंद को हाईजैक कर लिया है, तुम्हें लगता है कि वो उसके हाथ नहीं लगा होगा? अब यहां से तुम कुछ नहीं करोगे चीफ, जो कुछ करना है सब सिंडिकेट करेगा। इतना कहकर मास्क मैन ने फोन काट दिया था। चीफ और मास्क मैन की बातों से यह साफ हो चुका था कि पेमा अपनी लापरवाही से नहीं फंसा था, बल्कि उसने रॉबर्ट के ऊपर हमला किया था और शायद उसकी वजह से वो फंस गया था। क्या पेमा के द्वारा किए गए हमले से ही रॉबर्ट की जान खतरे में आई थी और उसे रास्ते में हार्ट अटैक आ गया था? तब सिद्धार्थ ने उसे बचाया था या फिर कुछ और वजह थी? इसका खुलासा होना बाकी था। मास्क मैन का फोन कटने के बाद चीफ ने अपना फोन उठाकर पटक दिया था और कमरे के अंदर ही चिल्लाने लगा था। उसे अब अपनी जिंदगी भी खतरे में दिखाई पड़ रही थी। चीफ से बात करने के बाद अरुणाचल प्रदेश में बैठे मास्क मैन ने अपने फोन से रॉबर्ट का नंबर डायल किया, जो सिद्धार्थ की खोज में प्रीतपुरा की ओर जाने की तैयारी कर रहा था। रॉबर्ट पहले ही प्रीतपुरा पहुंच गया होता। चूंकि उसकी तबीयत खराब थी,
इसलिए वो रुक गया था। मास्कमैन, रॉबर्ट ने फोन उठाते हुए कहा, तुम्हें अभी के अभी राजस्थान निकलना है। ईगल गैंग वहां पकड़ा गया है। तुम्हें चीफ, मकसूद, सुखी और उस एजेंट, इन चारों लोगों को मारना है। मास्कमैन ने रॉबर्ट को आदेश दिया। और वो लड़का जिसकी वजह से हमारे 2 आदमी मारे गए थे और करोड़ों का नुकसान हुआ था, उसका क्या? रॉबर्ट ने मास्कमैन से सवाल किया। उसकी चिंता तुम मत करो, वह हमारा कोई दूसरा बंदा देख लेगा। मास्कमैन ने रॉबर्ट को ऑर्डर दिया और फोन काट दिया था। रॉबर्ट के लिए मास्कमैन के द्वारा कही गई एक एक लाइन पत्थर की लकीर थी। वो झट से राजस्थान जाने की तैयारी करने लगा था। इधर सिद्धार्थ इस चीज से बेखबर होकर कि उसने जो आग लगाई है, कल को उसकी आंच उसके ऊपर भी आने वाली है, पहाड़ी से नीचे उतर रहा था। जब सिद्धार्थ नीचे पहुंचा तो किसी राजा की तरह लेटे हुए गुल्लू ने उससे सवाल किया, क्या हुआ? कुछ मिला या हमेशा की तरह खाली हाथ ही आ गए? फर्जी की बात करना बंद करो और चलो यहां से। हमें 1 किलोमीटर दूसरी तरफ जाना है। इतना कहकर सिद्धार्थ वहां से चल पड़ा था। हवेली में पहुंचे अभिमन्यु और गुरबचन ने जब सिद्धार्थ को नहीं देखा तो उन्हें चिंता हुई और उन्होंने ये बात जब कृतिका से पूछी तो कृतिका ने जानकारी होने से मना कर दिया था। फिर अभिमन्यु भागता हुआ भीम सिंह के पास पहुंचा तो भीम सिंह ने बताया कि सिद्धार्थ नीचे गया था। वो अपने किसी आदमी को नीचे भेजकर पता लगाता है। भीम सिंह अभी पेमा की जान सुरक्षित करने में लगा हुआ था, क्योंकि पेमा की जान उसके लिए सिद्धार्थ की जान से ज्यादा कीमती थी। इधर भीम सिंह सिद्धार्थ को ढूंढने के लिए अपने आदमी भेज रहा था और उधर दूसरी तरफ सिद्धार्थ अपने आप में मगन होकर गुल्लू और उस ग्रे फाल्कन के साथ हवेली की ओर बढ़ रहा था। तभी वहां एकदम से उजाला हो गया था। ये टॉर्च का उजाला था। अचानक से हुए उजाले को देखकर सिद्धार्थ सहम सा गया था। कहाँ जा रहे हो? जरा हमसे भी मिलकर जाओ। उसके कानों में किसी आदमी के बोलने की आवाज पड़ी और फिर उसे सामने से 4 लोग आते हुए दिखाई पड़ गए थे। कौन थे वो लोग जिसने रोका था सिद्धार्थ को? और क्या रॉबर्ट लेकर आ रहा है सिद्धार्थ के लिए कोई नया खतरा? क्या कृतिका को थप्पड़ मारने से सिद्धार्थ की जिंदगी में आने वाला है कोई भूचाल? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।